हेलो एवरीवन, मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी पे? जी जी बॉस। बस नमस्ते। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बस। चलिए ठीक है। जी बॉस। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे, फिर चैप्टर नंबर 3 की तरफ स्विच करेंगे और फिर देन उसके बाद हम एक योग करेंगे अगध का, वो सॉरी रसशास्त्र का। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास में। एक लाइन मैंने श्लोक की बोली थी, आप सभी ने याद कर ली होगी। देखिए इतनी बार बोलने से तो सबको याद हो ही जाती है, तो आप सभी में को कम से कम एक लाइन तो याद हो ही गई होगी। क्या है एक लाइन? मंत्र अरिष्ट उत्कर्तन निष्पीड़न चूषण अग्नि परिसेकः अवगः रक्त मोक्षण वमन विरेक उपधनानि। बताइए ये लाइन कितनों को याद हो गई है? सच्ची सच्ची बताइए, अभी हुई है या नहीं हुई है? बताइए। चलिए ठीक है, बार बार बोलेंगे, आप लोग को याद हो ही जाएगी। मैं भी हार नहीं मानूंगा जब तक आपको याद नहीं हो जाती है। देखिए सब लोग याद कर लीजिए, डेली एक एक लाइन याद करेंगे तो हो जाएगा। पहली लाइन सभी को याद हो गई होगी, मंत्र अरिष्ट उत्कर्तन निष्पीड़न चूषण अग्नि परिसेका। दूसरी लाइन आज याद करवा दे रहा हूँ, अवगह रक्त मोक्षण वमन विरेक उपधानानि। वमन विरेक उपधानानि, उपधानानि क्या था? कोई एक जना मुझे बताएगा? उपधान चिकित्सा हम किसे कह रहे हैं? उपधान उपक्रम किसको कहा है? आचार्य चरक ने क्या वर्णन किया है उपधान के अंदर? कोई बताएगा एक जना? बताइए जिसको भी पता हो। किसी को भी नहीं बॉस पता है? काकपद हाँ, काकपद के आकार का हाँ, कट लगाते हैं सर पे। वेरी गुड शिवम। देखिए आप लोग को अगर पता हुआ करे बोला करिए, सामने से आपको बोलने का मौका मिल रहा है, आप हमेशा सुनते रहते हैं ना, तो बोला करिए, इंटरेक्ट करा करिए। बिल्कुल सही बताया शिवम ने कि काकपद चिकित्सा को ही उपाधान का नाम दिया है। ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। सेकंड लाइन, अवगाह रक्त मोक्षण वमन विरेक उपधानानि। यहाँ तक सभी को याद हो जाना चाहिए। ये हम पूरे चिकित्सा के चतुर्विध उपक्रम पढ़ लिए थे, प्रतिविस्तक हो गया था। आज हमें संज्ञा स्थापन से बात शुरू करनी थी। संज्ञा स्थापन का क्या मतलब है? जो अनकॉन्शियस स्टेज में पेशेंट जा रहा है विष की वजह से, उसे दोबारा कॉन्शियस स्टेज में लेके आना, उसकी संज्ञा को स्थापित करना। तो इसका प्रयोग मूर्छित व्यक्ति को चेतना अवस्था में लाने के लिए, वही जो मैंने कहा अनकॉन्शियस से कॉन्शियस स्टेट में लाने के लिए जो प्रोसेस कर रहे हैं हम, उसे संज्ञा स्थापन कहते हैं। आचार्य चरक अनुसार, जब आपको मैंने लक्षण याद करवाए थे आचार्य चरक के अनुसार ही, तो षष्टम वेग में हम संज्ञा स्थापन का प्रयोग बताया गया है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आचार्य चरक ने जो आपके स्थावर विषय उसके वेग बताए हैं, वेग के अनुसार लक्षण बताए हैं और चिकित्सा बताई है। तो संज्ञा स्थापन का ये लक्षण किस वेग में दिखाई देता है, संज्ञा स्थापन का प्रयोग हम किस वेग में करते हैं, तो उसका याद रखिएगा षष्टम वेग में। इसके अतिरिक्त और क्या था? मैंने वहां पे भी ये आपको द्रव्य याद कराए थे संज्ञा स्थापन कराने के लिए, हल्दी मंजिष्ठा मरीच पिपली गोपित। जो भी आपको, जिसका माइक ऑफ कर लीजिए, जिसका माइक ऑन हो। तो हमें क्या याद रखना है? हल्दी याद रखना है, मरीच पिपली मंजिष्ठा, हल्दी मंजिष्ठा मरीच पिपली, वही बात है, दोबारा से मैंने आपको बता दी। लेप क्या है? लेप क्या होता है? लोकल एप्लीकेशन के लिए जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि आप फेशियल कराने जाते हैं या हल्दी का जो लेप करते हैं वह, इसमें विषहर औषधियों का कल्क बनाकर दस जो जहाँ पे दंश हुआ है दंश स्थान पर लेप लगाते हैं। कीट विष में दंश स्थान पर छीरी वृक्ष, छीरी वृक्ष क्या होते हैं? ऐसे वृक्ष जिनसे सीक्रेशन रिलीज होता है एज अ मिल्क। तो ऐसे वृक्ष जिसमें मिल्क एज अ सीक्रेशन रिलीज होता है, उनकी त्वक का लेप लगाने से विष का प्रभाव कम होता है। किसके लिए बोला है? किसके संदर्भ में? सिर्फ कीट विष के लिए। हमें कीट विष के लिए छीरी वृक्ष का प्रयोग करने के लिए आचार्यों ने वर्णन किया है। फिर आता है मृत संजीवनी, इंपॉर्टेंट है, लास्ट अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें 1 मार्क्स में आया भी है। मृत संजीवन क्या है, या
ये चिकित्सा का क्या उपक्रम है, इसमें हमें क्या बताया गया है कि मृत संजीवन में जो मृत्यु के प्राप्त होने वाला व्यक्ति है, मृत प्राय प्राणियों को बचाने के लिए मृत संजीवनी नामक एक अगध का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। जब सारे आपके हथियार खराब हो जाएं, आप पेशेंट को बचाने में अनकंफर्टेबल हो जाएं, आपके हाथ पैर फूल जाए कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, तब उस स्थिति में आपको मृत संजीवन जो आपका अगध है उसका सेवन कराना होता है। तो मृत संजीवन क्या है? जब मृत प्राय प्राणियों को बचाने के लिए मृत संजीवनी नामक अगध का वर्णन जो आचार्य चरक ने किया है वो सभी प्रकार के विष विकारों और अनिष्ट प्रभाव और अकाल में बताया है। मतलब रामबाण इलाज, जब विष से कुछ भी नहीं, आपको ट्रीटमेंट में आराम नहीं मिल रहा है पेशेंट को, तो आपको मृत संजीवनी जो चिकित्सा है उसे प्रयोग करना है। और मृत संजीवनी चिकित्सा क्या है? इस चिकित्सा में आचार्य ने एक अगध का वर्णन किया है और उस अगध का नाम मृत संजीवनी है, उसको देते हैं, इसलिए इस चिकित्सा को हमने मृत संजीवनी कहा है। बताइए, ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक चैप्टर हमारा बहुत सिंपल है। सबसे पहला पॉइंट मेरे सामने आया था डायग्नोसिस का। हमने डायग्नोसिस करना सीखा था। किस चीज़ का डायग्नोसिस करा था? कि जो पॉइजनिंग का केस है वो लिविंग में है या डेथ पर्सन में है, वो लिविंग में है या डेथ में है, तो उसके कुछ हमने पॉइंट देखे थे। फिर 2.2 नंबर का जो NCISM का पॉइंट था उसमें हमने देखा था आयुर्वेद के अनुसार चिकित्सा क्या की जाती है, तो उसमें 24 उपक्रमों का आचार्य चरक ने वर्णन किया है। उस 24 उपक्रम का आपको श्लोक याद करना ही पड़ेगा, अगर ना भी हो तो हिंदी कर लीजिएगा। क्या है 24? आप गिन भी सकते हैं। मंत्र अरिष्ट उत्कर्तन, निष्पीड़न, चूषण अग्नि परिसेकः, अवगह रक्त मोक्षण, वमन विरेक उपधानानि, हृदय आवरण अंजनस्य, धूम लेह औषध प्रशमनानि, प्रतिसारणम प्रतिविषम, संज्ञा स्थापनम लेपः, मृत संजीवनम एवच। ये 24 उपक्रम बताए हैं और ये हमें नहीं देखना है कि कौन से विष से जो मनुष्य है वो पीड़ित है। सभी प्रकार के विषयों में इन 24 चिकित्सा के उपक्रमों का प्रयोग करने के लिए वर्णन किया गया है। बताइए, 24 उपक्रम जो चतुर्वेद उपक्रम का वर्णन किया है आचार्य ने, वो सभी 24 के 24 आपके समझ में आए या नहीं? ऐसा कोई है जिसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है? जल्दी से बताइए। बोलिए जल्दी से कोई एक जना। कोई इनमें से मुझे दोबारा एक्सप्लेन करें, बताइए। नहीं बॉस। ठीक है, देखो मंत्र में हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? चलो ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आप लोग बहुत सोच सोच के बोलते हैं, बोलने पे भी आपके पैसे लग जाएंगे शायद इस वजह से, कोई बात नहीं। अब देखिए हम मॉडर्न पोर्शन पे स्विच कर रहे हैं। किस चीज़ का मॉडर्न पोर्शन है? अब जो आपने विष का ट्रीटमेंट आयुर्वेद की दृष्टि से देखा, अब वो हम मॉडर्न की दृष्टि से देखेंगे। केवल डिफरेंस इतना है, यही सिलेबस में डिफरेंस आया है कि पहले आयुर्वेद का मत बता दिया, उसी के साथ साथ हम मॉडर्न का पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। आगे हमारे जितने भी चैप्टर आएंगे जहां पे हमें ट्रीटमेंट बताना होगा, तो वहां पे हम इन्हीं स्टेप्स का प्रयोग करेंगे और यही स्टेप्स हमें लिख के आने होंगे। केवल इतने ही स्टेप, कितने? 5 स्टेप्स आपको लिखने होते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, कोई भी पेशेंट आएगा सबसे पहले मेंटेनेंस करना है आपको ABCD। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की जो क्लास है, जो मैं आपको ये फॉर्मूला देने जा रहा हूँ। 5 पॉइंट का होता है, इसमें एक पॉइंट मिस है जो आपको अगली बार जब मैं नोट्स कराऊंगा उसमें अपडेट करके ये मैं आपको दूंगा। जब नोट्स केवल देखिए उसी को मिलेंगे जो क्लास में रेगुलर है, जो 1-2 दिन आते हैं विजिट करने और फिर विजिट करके चले जाते हैं। मुझसे गलती से भी नोट्स के लिए मत बोल देना, नोट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो याद रखना है मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग। आगे जितने भी आप 17 नंबर में आप याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है, आपके सिलेबस में दे रखा है, वहां पे आपको विष का नाम दे दिया जाएगा और उसकी चिकित्सा पूछी जाएगी। तो चिकित्सा में जो मैं आज आपको 5 मिनट में अगली में बताने जा रहा हूँ, सिर्फ इतना ही लिखना है। आप लोग आगे मुझसे जुड़े रहिएगा, मैं वहां पे आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। कोई सा भी पॉइजनिंग का केस आएगा, आपको मैनेजमेंट में केवल ये 5 लाइन ही लिख के आनी है। इससे अगली
वाली छठवीं लाइन का कोई मैनेजमेंट रहेगा ही नहीं, इतना आसान हो जाएगा। और बुक देखेंगे तो आप उसमें हर एक पॉइजन का अलग अलग मैनेजमेंट बताया जाएगा। पर आपका एक ये मैं पेटेंट दे दे रहा हूँ जो हर जगह आपका अप्लाई होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले हमारा आता है मेंटेनेंस ऑफ ABCD। ABCD को हमें मेंटेन करना है। ABCD क्या है, ए से एयरवे, उसका जो एयरवे का पाथ है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ब्रीथिंग, सांस लेने में उसे कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए, अगर हो रही है तो उसे सप्लीमेंटल ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। एयरवे में कोई ब्लॉकेज है, कोई म्यूकस फंसा हुआ है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो उसको क्लियर करना है। सर्कुलेशन अगर प्रॉपर हाइपोवॉल्यूमिक की कंडीशन जा रही है या हाइपरवॉल्यूमिक की तो उसको हमें मेंटेन करना है। किस सबसे, ड्रग से। डी का मतलब क्या होता है, ड्रग देनी है जिससे हमें ABCD इन तीनों का मेंटेनेंस और मॉनिटर करना होता है। फिर दूसरा स्टेप आता है आपका रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन। जैसे ही आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आपको कोशिश करनी है कि जितना कम से कम अभी विष आपके स्टमक में अगर उसने ओरली लिया है, ये तभी पॉइंट है रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन का, जब पॉइजन कैसे लिया गया हो, थ्रू माउथ से या ओरल इंजेक्ट करके उसने लिया गया है। तो हमें क्या करना है, रिमूवल करना है सबसे जितना अनएब्जॉर्ब्ड को। सेकंड स्टेप में होता है रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन। अब जो एब्जॉर्ब्ड हो गया नहीं हुआ उसे मैंने निकाल दिया। अब तीसरा स्टेप आता है रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब्ड पॉइजन, जो यहाँ पे ये लिखने से रह गया है थोड़ा जल्दबाजी में या किसी तरीके से, तो आप लोग याद रखिएगा। तीसरे पॉइंट में हम रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब्ड पॉइजन करना होता है। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, कोई पेशेंट आएगा, पहले उसका मेरे को मेंटेनेंस ABCD करना है, फिर जो अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन है उसको बाहर निकालना है। उसके भी दो तरीके आएंगे। अब मेरे को अगर अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन निकालना है तो मैं ये देखूंगा कि जो मेरे पास पेशेंट आया है वो कॉन्शियस स्टेज में है या अनकॉन्शियस स्टेज में। मान लीजिए कोई विष से पीड़ित आपके पास पेशेंट आया, वो बिल्कुल जागृत अवस्था में, सब कुछ उसे पता है उसके संग क्या हो रहा है, तो आपको अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन निकालना है। मतलब जो पॉइजन का भी एब्जॉर्प्शन होके पूरे ब्लड में नहीं सर्कुलेट हुआ है, तो उसे निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। अगर आपका पेशेंट कॉन्शियस है तो आप उसको क्या करेंगे, वॉमिट कराएंगे, इंड्यूस्ड वॉमिटिंग या इंड्यूस्ड एमिसिस करेंगे। और यदि पेशेंट अनकॉन्शियस है, मूर्छित हो चुका है, तो उसको हम क्या करेंगे, अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन को बाहर निकालने के लिए हम गैस्ट्रिक लेवाज कराएंगे, जिसी को हम दूसरा नाम क्या होता है, स्टोमक वॉश भी कहते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना है जो MCQ में पूछा जा सकता है, क्या स्टोमक वॉश हर केस में कर देते हैं? नहीं सर, पहली कंडीशन मुझे ये ध्यान रखनी है कि स्टमक वॉश हम तभी करेंगे जब पेशेंट कॉन्शियस होगा, नहीं जब कोई पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, मतलब वो जागृत अवस्था में नहीं है, मैं उसे वॉमिटिंग नहीं करा सकता। तो पेशेंट शुड बी इन अनकॉन्शियस स्टेट। दूसरा हमें याद रखना है कि जो विष उसने सेवन किया है उसके साइन सिम्टम, जो पीछे हम डायग्नोसिस देख के आए थे पॉइंट, जहां पे जिन्होंने पहले क्लास लिया, हमें ये पता करना है कि कहीं उसने ऑर्गेनिक पॉइजन का तो सेवन नहीं किया है, मतलब सर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का तो सेवन नहीं किया है। अगर ऐसा किया होगा तो क्या हो जाएगा, जो उसकी मेम्ब्रेन है, जो स्टोमक की म्यूकस की मेम्ब्रेन है ट्रैकिया की, वो सारी क्या हो जाएगी, अल्सर प्रोड्यूस हो जाएगा और वो पॉइजन अनएब्जॉर्ब्ड बचा ही नहीं होगा। पूरा जहां जहां अल्सर हुआ होगा उस बाउंड के थ्रू, उस घाव के थ्रू वो सब तरफ सर्कुलेट हो गया होगा। तो उस केस में हमें गैस्ट्रिक लेवास करने से कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन के बाद जितना होगा फिर मैं क्या करूंगा, रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब्ड पॉइजन। अब एब्जॉर्ब्ड पॉइजन को रिमूव करने के सर 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहला क्या है, यूरिन की मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, उसे कोई ऐसा डाईयूरेटिक ड्रग दूंगा जिससे यूरिन के थ्रू वो मैक्सिमम पोर्शन उसका एब्जॉर्ब्ड किए हुए पॉइजन का बाहर निकल जाए। और क्या करते हैं फिर तीसरे स्टेप के बाद,
हमारा चौथा स्टेप आता है रिमूवल ऑफ, वो सॉरी ये रिमूवल नहीं आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। कुछ ज़्यादा ही नोट्स गलत कर दिए लिखने में। चौथा पॉइंट आएगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीडोट। क्या देना है अब उसके बाद? आपने अनएब्जॉर्ब्ड भी निकाल दिया, एब्जॉर्ब्ड पॉइजन भी निकाल दिया जितना कोशिश, फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा, तो फिर आपको क्या देना होता है? जो पीछे आप पढ़े थे आयुर्वेद की दृष्टि से मृत संजीवन, उसी को मॉडर्न ने क्या बोला है? एंटीडोट। अब आप क्या करेंगे? उस पेशेंट को एंटीडोट दे देंगे। सर आते ही पेशेंट और मैंने डायग्नोसिस से पता कर लिया कि ये पॉइजनिंग का केस है, तो मैंने डायरेक्ट एंटीडोट क्यों नहीं दे दिया? सब चीज स्टेप बाय स्टेप चल रही है। मान लीजिए आपने आते ही अपना हथियार निकाल दिया और उससे अगर उसे फायदा नहीं मिला, क्रिटिकल कंडीशन थी, तो आप ऊपर वाले प्रोसेस से कुछ तो रिलीफ दे पाते, उसके बाद हो सकता है एंटीडोट अपना काम कर लेता, पर ऐसा नहीं किया, आपने डायरेक्ट एंटीडोट दे दिया है, तो उससे कभी कभार केस आपका खराब हो सकता है। तो आपको सिस्टमेटिक करना है। गैस्ट्रिक लेवास कैसे कराते हैं पूरा स्टेप समझाऊंगा। वैसे ही आपका पैथो का पार्ट है, फार्मा में पढ़ा जाता है, पूरी प्रोसेस है, राइल्स ट्यूब के थ्रू किया जाता है गैस्ट्रिक लेवास। पूरा डिटेल्ड इसका डिस्क्रिप्शन है, आप यूट्यूब पे भी इसकी वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। अभी आएगा, चीजें आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो फिर हमें चौथे स्टेप में क्या करना है? रिमूवल ऑफ एंटीडोट। और फिफ्थ नंबर पे हमारा आता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में जो उसे सिम्टम हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रीटमेंट दे दूंगा। जैसे वो बताएगा अगर पेन हो रहा है तो उसे एनसेड्स ड्रग दे देंगे। मान लीजिए उसे कन्वर्जन आ रहे हैं तो कन्वर्जन के लिए हम डाइजीपाम दे देंगे। देखिए याद रखिएगा, डाइजीपाम इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कन्वर्जन। किसी को भी कन्वर्जन आ रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं, तो उसकी फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? डाइजीपाम। आएगा नोट्स में आगे जब हम चिकित्सा पढ़ेंगे। ये बस 5 पॉइंट अगर आपको याद है तो आपको किसी की भी चिकित्सा करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्या 5 पॉइंट है? यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं, हमें तो सही देखने हैं। सबसे पहले मेंटेनेंस एंड मॉनिटर ऑफ ABCD, दूसरा रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन, तीसरा रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब्ड पॉइजन, चौथा हमको करना है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीडोट, एंड देन करना है 5th नंबर पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। बताइए ये 5 पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए, जो मैं इतनी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? बताइए जल्दी से। जी बॉस। ठीक है। देखिए आप सभी लोग, मैं कितना कहता हूँ इंटरेक्ट किया करो, बताया करो। बताने में कुछ जा थोड़ी रहा। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो मैं आगे फिर आपको कैसे बता पाऊंगा या समझ पाऊंगा कि आपको आया है या मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ। आपको अगर बोलने में हेजिटेशन है तो आप लिख के बता दीजिए करिए कि हाँ आपके समझ में आ गया है, ठीक है। तो बताओ 5 पॉइंट कोई एक जना बोल के बता सकता है? मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ दोस्तों, यकीन मानो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, आगे आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता है। मैं दूर की दृष्टि से देख पा रहा हूँ आगे ये कहाँ कहाँ आएगा। तो आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, मुझे बताइए समझ में आया है? कोई है जो 5 पॉइंट बता सकता है? क्या करते हैं पॉइजनिंग ऑफ एनी विश? कोई भी विश की पॉइजनिंग हुई है तो आप उसमें क्या करोगे? बताओ कोई एक जना मुझे जल्दी से। Was maintenance of ABCD, वेरी removal गुड, of unabsorbed poison, removal of absorbed poison, वेरी गुड। और फिर administration of antidote, वेरी गुड, एंड लास्ट? administration of antidote, and last है आपका symptomatic treatment। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? वो सोनम राज। सोनम राज, वेरी गुड। सोनम ऐसे ही बोला करो, ठीक है। जहां भी आपको मौका मिले सामने से आप प्रेजेंट किया करो खुद को, ठीक है। चलिए फिर अब इन्हीं चीजों जी। को हम, वेरी गुड, अब इन्हीं चीजों को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं एक एक चीज को। बस ये सब कहानी है, अब जो आगे आ रही है ये सब कहानी है पेज भरने वाली, जो आपको यूनिवर्सिटी पेपर में पेज भरने हैं। मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है। जो 47 या जितने भी आज क्लास में जुड़ रहे हैं, यकीन मानना अगर आप लास्ट तक जुड़े रहे तो आपको मैनेजमेंट के 15 नंबर जब आप पेपर दे के निकलोगे, मैं आप सबके रिव्यू लूंगा और अभी आपको रिव्यू भी डालूंगा। जो बच्चे अभी रिजल्ट आ जाने का बस मुझे वेट है कि क्या हमने आपको कराया था उन लोगों को और क्या पेपर में आए और कैसे उनके मार्क्स आए। चलिए तो अब सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ ABCD वो हम समझ गए, उसमें हमें ज्यादा नहीं करना है। ABCD का मतलब भी हमें आ गया, A से एयरवे, B से ब्रीथिंग, C से सर्कुलेशन, इन सबको मेंटेनेंस कर लिया। दूसरा मेरा जो चिकित्सा का पॉइंट था, रिमूवल ऑफ अन
अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन। मैंने उसमें 2 केस रख दिए हैं। सेकंड वाले में आपको देखना है जो पेशेंट आपके पास आया है वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस। इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस, आगे आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ सेकंड पॉइंट डाल के। इफ योर पेशेंट इज कॉन्शियस, अगर कॉन्शियस है तो क्या आपको लिख देना है इंड्यूस्ड एमएसएस, बस इतनी बात खत्म। जब 5 नंबर में कोई एक पॉइजन आता है तो उसके 5-6 पॉइंट लिखने होते हैं। क्या क्या लिखना होगा, मान लीजिए कोई भी एक पॉइजनिंग आ गया, मतलब धतूरा पॉइजनिंग, तो सबसे पहले उसका लैटिन नेम पूछता है, फिर उसका वो डोज पूछेगा, फेटल डोज, फेटल पीरियड, उसके कहाँ का धतूरे का प्रयोग और उसके क्या क्या योग है वो पूछता है, फिर उसके बाद उसका पोस्टमार्टम फाइंडिंग पूछेगा, देन उसका ट्रीटमेंट पूछेगा। तो एक बहुत बड़ा पोर्शन आज आपकी क्लास में कंप्लीट हो रहा है। तो एमएसएस कब कराना है, इंड्यूस्ड एमएसएस उसे जब पेशेंट क्या है कॉन्शियस, पेशेंट हमारा कॉन्शियस होना चाहिए। एंड ऑपरेट एमएसएस, तभी हमें ऑपरेट करना है एमएसएस। हाउस होल्ड एमेटिक इज वार्म वाटर, जब आपके पास कुछ नहीं है, घर की स्थिति है, तो आप जानते हैं, आपने कुंजन क्रिया पढ़ा होगा, जबरदस्ती मतलब क्या करते हैं, आप क्या करिए 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 1 टेबल स्पून क्या करते हैं नमक डाल देते हैं गुनगुने पानी को, फिर पूरा पिलाते हैं, फिर उसे क्या करा देते हैं वमन करा देते हैं। तो ये घर का तरीका है। और जब बाहर जाते हैं, अगर वो हॉस्पिटल में है, तो हम उसे क्या कर देते हैं, सेवरल टाइप्स ऑफ ड्रग्स आती हैं जो क्या करती हैं एमएसएस को इंड्यूस्ड कराती हैं। ये सब कहानी है, बस एक लाइन याद रखनी है, जब पेशेंट कॉन्शियस है तभी एमएसएस कराते हैं। दूसरा, रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन मुझे करना है, पर जो पेशेंट आया है वो कॉन्शियस नहीं है, पेशेंट कैसा है अनकॉन्शियस है, तब हम गैस्ट्रिक लेवाज कराएंगे। गैस्ट्रिक लेवाज क्या होता है, इसी का दूसरा नाम स्टमक वॉश होता है। इट इज ओनली, ये तभी कराएंगे जब पेशेंट आपका कैसा होगा अनकॉन्शियस स्टेज में होगा। इंजेक्शन ऑफ पॉइजन विद इन 1 to 2 आवर में किया होगा। ये नहीं कि 12 घंटे बाद पेशेंट आया उठ के तब आपने उसको कराया। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा अपडेट होगा, ये अनकॉन्शियस आएगा। एक्चुअली क्या है, एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो नोट्स है, ये जो राइटिंग है वो मेरी नहीं है। मेरी राइटिंग इतनी खूबसूरत है कि क्या ही बताऊं। तो ये किसी के द्वारा मैं अपनी राइटिंग वाले नोट्स लिखवाए हैं, फिर आप लोगों के लिए आए हैं इतना अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए। मेरी राइटिंग तो थोड़ी अलग ही है, ठीक है ना। तो उसने जिसने लिखे हैं जिसके थ्रू, उसने ये मिस्टेक की है, तो यहाँ पे अनकॉन्शियस आएगा। मैं अपने हाथ से कर दूंगा सही, तो ये अनकॉन्शियस पेशेंट है, ठीक है। तो आपको मेरी राइटिंग देखनी हो तो रस शास्त्री को जो नोट्स उस पर वीडियो डली हुई है यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ देख सकते हो, राइटिंग मेरी वो है एक्चुअली में, ठीक है। गैस्ट्रिक लेवाज कब कराएंगे, जब पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, ठीक है, बेहोश की हालत में होगा, और तभी कराएंगे। दूसरा पॉइंट याद रखना है, जब वो 1 से 2 घंटे के भीतर आपके पास आ गया है पॉइजन खाने के बाद, इससे डिले हुआ तो गैस्ट्रिक लेवाज कराने से कोई फायदा नहीं है। बताइए अगर 2 से ज़्यादा घंटे हो गए हैं या 4-5 घंटे पे पेशेंट आया है तो हम गैस्ट्रिक लेवाज क्यों मना कर रहे हैं, कोई बता सकता है? कॉमन सी बात है, तो क्यों मना किया जा रहा है बताओ। बस 4-5 घंटे में ड्रग जो भी रहेगी एब्जॉर्ब हो जाएगा। वेरी गुड, कितना बढ़िया बताया। शिवम ही बस ध्यान से पढ़ता है, बाकी तो सब लोग सुनने के लिए आ रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया शिवम, तुम लोग जुड़े रहो इसी तरीके से। हाँ, संजीवनी भट्टी ने भी बहुत सी बताया। तब तक सर खेल खत्म हो जाएगा, स्टोमक में डाइजेशन होके उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा 4 आवर में। 1 से 2 घंटे तक का ही टाइम है कि हमें हमारा जो गैस्ट्रिक लेवाज का मेन उद्देश्य है वो अनएब्जॉर्ब्ड को निकालने के लिए है, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 आवर वाला याद रखिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब है, तो जब पेशेंट क्या होगा आपका अनकॉन्शियस। अब देखिए यहाँ उसने गलत कर दिया है, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तब नहीं करना, और दूसरा जब उसने कोरोसिव का पॉइजन का सेवन किया हो, कोरोसिव पॉइजन जो आप जानते हो HCl H2SO4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो बस 2 चीज याद रखिए, अनकॉन्शियस है मतलब वो होश में नहीं है तो गैस्ट्रिक लेवाज कराना है, जब वो होश में है तभी तो यार वॉमिटिंग करा पाओगे, बेहोश अवस्था में तो वॉमिटिंग कॉमन सेंस वाली बात है, वो मैं कर दूंगा सही जब नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड में नहीं कराना है क्योंकि वहां वो परफोरेशन कर देगा, अल्सर होगा तो एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा, और वो जो पॉइजन है वो एब्जॉर्ब्ड बहुत जल्दी हो जाएगा, 1-2 घंटे का भी हमारे पास समय नहीं होगा, ठीक है सर। 2 पॉइंट
पॉइंट हमने कवर कर लिए, मेंटेनेंस एंड मॉनिटर ऑफ ABCD, रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन। अब तीसरा केस आता है रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन। अब रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन को कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल क्या है, एक पाउडर होता है, बहुत फाइन पाउडर होता है जो मुंह के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है, खिलाया जाता है, जिसके बहुत नैनो लेवल पे पार्टिकल होते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और जो वो विष होता है वो पूरा चारकोल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर उस चारकोल को थ्रू स्टूल और बाकी शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये एक तरीका है एक्टिवेटेड चारकोल। दूसरा होल वॉवल इरिगेशन, क्या करते हैं, जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है, जो वॉवल की फ्रीक्वेंसी है उसको हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देंगे। मतलब एक तरीके से मैं कह रहा हूं कि मैं विरेचन कराने के लिए उसे ऐसी दवाइयां दूंगा जिससे विरेचन हो जाए। और तीसरा फोर्स्ड डायूरेसिस, हमारा प्यारा जो हम आगे चिकित्सा पढ़ेंगे तो वहां पे हम लिखेंगे रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब्ड पॉइजन बाय फोर्स्ड डायूरेसिस। बस किसके द्वारा, बाय फोर्स्ड डायूरेसिस। हमें सब जगह यही लिख के आना है, ठीक है सर। इसके अलावा डिकंटामिनेशन ऑफ अदर साइड, और आप किस तरीके से क्या कर सकते हो कि जो विष का पॉइजन जो हो गया है एब्जॉर्ब उसको कम कैसे कर सकते हो। तो डिकंटामिनेशन मतलब जिस जगह के वो कांटेक्ट में था उसे उस जगह से दूर कर दो, है ना। मान लीजिए किसी कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो रही है और फिर भी तुम उस पेशेंट को वहीं लेके बैठे, तो क्या कोई रिलीफ मिलेगा, नहीं। तो क्या करना है आपको, उसे वहां से किसी खुली जगह पे जहां ऑक्सीजन रिच सप्लाई होगी हम उसे वहां ले जाएंगे। तो ये डिकंटामिनेशन पॉइंट आ गया। इसी के अंदर रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन, जैसे कि स्किन डिकंटामिनेट कर देंगे, मतलब जो अफेक्टेड एरिया है उसको मैं साफ कर दूंगा, वॉश कर दूंगा विद प्लेन वाटर जल्दी से। बॉस नोट्स कहाँ मिलेंगे, श्रेया नोट्स आपको मैं पर्सनली भेजता हूँ इंडिविजुअली। ये आप लोगों की, इसमें हमारे ग्रुप में कुछ हमारे मिलने वाले लोग हैं, वो ये देखते हैं डेली क्लास वाइज किसकी कितनी अटेंडेंस है, उस बेसिस पे नोट्स दिए जाते हैं। जिसको नोट्स अभी तक फर्स्ट चैप्टर के नहीं है और वो लोग रेगुलर हैं, आप एक बार अपना नेम, कॉलेज और बैच करके मुझे DM करिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आई का डिकंटामिनेशन कर देंगे, मतलब वही है उस कांटेक्ट को दूर करना, डिकंटामिनेशन। द बेस्ट वे टू ट्रीट इट टू वॉश आउट, अरे आंखों में अगर दाह जलन हो रहा है तो आंखों को हम धो देंगे, जिससे जितना भी पॉइजन है वो वहां से हट जाएगा आइस के थ्रू अगर गया होगा। रेस्पिरेटरी डिकंटामिनेशन वही है कि अगर वो अभी मैंने बताया जहां इन्फेक्टेड एरिया है, पॉइजनिंग जहां से हो रही है उधर से उसे दूर ले जाके फ्रेश एयर में ले जाना। तो इन सब से हम क्या कर रहे हैं, जो एब्जॉर्ब हुआ है उनको थोड़ा उससे सबसाइड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब अपना चौथा पॉइंट आता है रिमूवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीडोट। पहले मैंने मेंटेनेंस ऑफ ABCD कर दिया, अनएब्जॉर्ब्ड को बाहर निकाल दिया, फिर एब्जॉर्ब्ड को मैंने बाहर निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीडोट। अब उसे हम एंटीडोट देंगे। इंपॉर्टेंट है एंटीडोट, मॉडर्न वाला भी मैं आपको कराऊंगा और आयुर्वेद के भी कुछ मैं बताऊंगा। तो जो लोग पुराने हैं जिन्होंने क्लास की है जल्दी से मुझे बताएंगे भल्ला तक का एंटीडोट क्या होता है, बताइए जल्दी से। नारियल तेल। नारियल तेल, बहुत बढ़िया। इसके अतिरिक्त, हाँ नारियल तेल। और वत्सनाभ का एंटीडोट क्या है, टंकड़। वेरी गुड, ऐसी बोला करिए, याद हो जाएगा। आप लोग मानिए पेपर में आया तुरंत भल्ला तक का तुम सब लोग टिक करके आओगे नारियल तेल, ठीक है। अब एंटीडोट क्या होता है सर, हम वो समझते हैं। व्हाट आर एंटीडोट या डिफाइन एंटीडोट, बचपन से सीखा है, जो डोट था उसका एंटी कर दोगे वो एंटीडोट कहलाएगा। मतलब सर एंटीडोट आर दो सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू काउंटरैक्ट और न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड एंटीडोट विदाउट हार्मिंग द बॉडी। एक बात याद रखना, ये इनकम्प्लीट रहेगी डेफिनेशन जब तक ये वर्ड ना जोड़ोगे। आप ऐसा एंटीडोट दीजिए जो आपका पॉइजन है उसे तो न्यूट्रलाइज करे पर आपकी बॉडी को भी जाके हार्मफुल ना इफेक्ट प्रोड्यूस करे। जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन में ये बहुत होता है, एक ड्रग देते हैं वो दूसरा साइड इफेक्ट देती है। जैसे कि हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी आप किसी को भी कोई भी एंटीबायोटिक प्रेफर करते हैं तो वो उनका काम होता है गैस्ट्रिक
कंसल्टेशन कराने का, तो आप जरूर उसके साथ कोई भी एक ओमिप्राजोल या पेंटाप्राजोल जरूर प्रिस्क्राइब करिएगा। या आप अपने घर में देखिएगा, कोई आपके घर में आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा कोई भी है, अगर वो एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो क्या डॉक्टर ने उसे कोई ओमिप्राजोल पेंटाप्राजोल दिया है? अगर ना दिया हो तो आप अपनी तरफ से भी जरूर ऐड कराइएगा। ठीक है सर, एंटीडोट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीडोट। एंटीडोट का हमें क्लासिफिकेशन करना है। कैसे, किस टाइप पे? सबसे पहले मैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल मेथड पे देखेंगे। देखिए एक ये वाला है केमिकल एंटीडोट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी याद कराऊंगा। क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी, दूसरा लिंक दूंगा, तुरंत कनेक्ट करिएगा। पाउडर चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड। क्लास जैसी मैं दोबारा कंटिन्यू करूंगा, आप सब लोग याद रखिएगा, मेमोरी बेस्ड देखना चाह रहा हूं क्या क्या है कंटेंट। यूनिवर्सल एंटीडोट का कंटेंट पूछा जाता है। व्हाट आर द कंटेंट यूज्ड इन यूनिवर्सल एंटीडोट और देयर क्वांटिटी? तो 2:1:1, 2:1:1 तो इसकी क्वांटिटी है, और इसमें हम क्या यूज करते हैं? पाउडर चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO और टैनिक एसिड। तीन चीजें देखते कौन बताएगा, क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। हमें अब देखना है सबसे पहले क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन तीन ही तरीके का होता है। कौन कौन सा? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, यही तो तीन होंगे। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आ जाएगा? एक्टिवेटेड चारकोल आ जाएगा, जो अभी हम पीछे देख रहे थे। बताइए, एक्टिवेटेड चारकोल का प्रयोग रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब्ड पॉइजन के लिए किया जा रहा था या अनएब्जॉर्ब्ड के लिए किया गया था? जल्दी से बताइए आप लोग। अनएब्जॉर्ब के लिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले फिजिकल में बस दो एग्जांपल देखो, इतना ही हमें लिख के आना, इतना ही पढ़ना है। आप यकीन मानो पेपर के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। तो फिजिकल में बस दो एग्जांपल याद रखना है, एक्टिवेटेड चारकोल और डिमल्सेंट। डिमल्सेंट क्या होता है? जैसे मिल्क हो गया, स्टार्च हो गया, एग हो गया, उसका व्हाइट पोर्शन, एग का व्हाइट पोर्शन, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब क्या करते हैं? वमन कराते हैं। इनको हम वामक द्रव्य की तरह भी हम एज अ ट्रीट कर सकते हैं। तो बस दो चीजें याद रखना है, एक्टिवेटेड चारकोल और डिमल्सेंट। फिर तीसरा जो मैंने अभी आपको याद कराया, केमिकल एंटीडोट, जिसको मैं क्या बोलता हूं? यूनिवर्सल एंटीडोट। तो कौन बताएगा कौन सी तीन चीजें यूनिवर्सल एंटीडोट में प्रयोग होती हैं? जल्दी से कोई एक जना बोल के बताओ। बहुत बढ़िया, सभी ने बिल्कुल सही बताया। समझ लो आप लोग का ये क्वेश्चन रखा मिला, मोस्ट प्रोबेबल मिलेगा, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। जब 21 बैच का मेन पेपर हुआ था, मैं आपको वो भी डिस्कस कराऊंगा, तो उस दिन मैं दिखाऊंगा कि यूनिवर्सल एंटीडोट भी पेपर में पूछा गया है। तो आप सबको याद ही हो गया है। जो अभी पूरा ऊपर मैंने पढ़ा है, एक चारकोल यूज कर लिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज कर लिया, और टैनिक एसिड। किस प्रपोर्शन में याद किया है? 2:1:1 याद रखेंगे। ठीक है सर, एक्शन देख लेते हैं। चारकोल का मैं बता चुका हूं क्या करता है? एडजॉर्प्शन करता है। ठीक है, जितना भी हार्मफुल पॉइजन सब्सटेंस है उसको अपने ऊपर एडजॉर्ब करा लेता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या कराता है? न्यूट्रलाइज करेगा। जो भी ये क्या है? बेस है, तो जो भी एसिडिक उसमें सब्सटेंस होगा उसका क्या करा लेता है? वो एब्जॉर्ब करा लेता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड और बेस मिलके न्यूट्रलाइजेशन। टैनिक एसिड क्या करेगा? प्रेसिपिटेट कर देगा, ताकि उसका फर्दर क्या ना हो, ब्लड में आगे उसका ट्रांसमिशन ना हो, एज अ कैरियर ब्लड उसको आगे लेके ना जा सके। प्रेसिपिटेट एल्कलॉइड, उसको एल्कलॉइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर देगा। एंड मैनी मेटल्स, बाकी कोई और जो मेटल्स होंगे उनके संग उसे जोड़ देगा, मतलब उसे नीचे बैठा देगा, प्रेसिपिटेट करा देगा। और क्या है केमिकल एंटीडोट में? सर पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 और टैनिक एसिड। चलिए ठीक है, इतना याद रखेंगे, काफी है। बस एक अपना याद रखना है, यूनिवर्सल एंटीडोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल एंटीडोट, बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर तीसरा आता है सर फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट। एंटीडोट हम किसे कहते हैं? फिजियोलॉजिकल एंटीडोट आर ऑल्सो कॉल्ड फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट। ये क्या करते हैं? रिड्यूस द टॉक्सिक कन्वर्जन ऑफ पॉइजन। ये उस कन्वर्जन
कन्वर्जन को, जो पॉइजनस सब्सटेंस है उसका जो विषाक्तता वाला पार्ट, जो एक्टिव केमिकल है, जो मैं हर एक का आपको याद भी करना होगा एक एक्टिव प्रिंसिपल, क्योंकि पूरा का पूरा वो पॉइजन जो सब्सटेंस है उसके सारे गुण आपके लिए पॉइजनस नहीं है, उसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट होता है एक्टिव प्रिंसिपल, वही पॉइजनस को प्रोड्यूस करता है। तो जो हमारा फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट होते हैं ये उस कन्वर्जन उसको रोकते हैं, जो ब्रेकडाउन या जो एक्टिव प्रिंसिपल जो कन्वर्ट होता है एक्टिव होता है उसके प्रोसेस को रोक देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आप प्रीवियस ईयर का पेपर 2021 का उठा लेना, उसमें ये आया हुआ सवाल है, 99% लोग गलत करके आए थे। इथेनॉल इज यूज्ड एज एंटीडोट इन मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग, जहां मैं मार्क कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं पेपर में आया हुआ है, आपके पास दोबारा रिपीट हो सकता है। एंटीडोट का सवाल इतने से बाहर नहीं जाएगा, इतना भी हम कह सकते हैं। तो इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH, ये एंटीडोट है किसका? मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग के, और मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग क्या है? CH3OH, मतलब ये कच्ची शराब जिसे हम बोलते हैं। तो इथेनॉल इज एन एंटीडोट फॉर मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल इज एंटीडोट फॉर मिथाइल अल्कोहल। याद रखिएगा सभी लोग, क्या कह रहा हूं समझ में आ रही है बात? ठीक। फिर आता है कंपटीशन एट रिसेप्टर साइट, ये हमारा जो फार्माकोलॉजिकल होगा, या तो वो उसके कन्वर्जन को रोकेगा, क्या कन्वर्जन होने को? एक्टिव प्रिंसिपल में, अपने इनएक्टिव अवस्था से एक्टिव अवस्था में आने से रोकेगा, या फिर कंपटीशन बढ़ा देगा, जिस रिसेप्टर साइट पे आके वो अपना काम करता है पॉइजन सब्सटेंस, वो उसके रिसेप्टर साइट पे एज अ कॉम्पिटिटर की तरह काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इन ओपिएट्स पॉइजनिंग होता है, जिसमें एक ड्रग हम यूज करते हैं नेलोक्सिन, जो एज अ कॉम्पिटिटर की तरह काम करता है। तीसरा, ब्लॉकिंग द रिसेप्टर, उस रिसेप्टर साइट को ही ब्लॉक कर देते हैं, जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, जिसमें हम एट्रोपिन को यूज करते हैं। तो ये हमने कौन सा पढ़ा? तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ा था, फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट। चौथा आता है चिलेटिंग एजेंट, दे आर ऑल्सो यूज्ड एज एंटीडोट। केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं? एक मेटल जिसके अराउंड एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में पढ़ा था, ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये जो चिलेट वर्ड है वो ग्रीक से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है क्रैब मतलब केकड़े के जैसा, जो क्या करता है? होल्ड द मेटल लाइक क्रैब की तरह, जैसे क्रैब अपने पंजे में फंसा देता है, कोई उसके पंजे में फंस जाता है, ठीक उसी तरीके से, ठीक उसी प्रकार से ये जो चिलेटिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मरकरी पॉइजनिंग हुई है तो उस केस में मैं चिलेटिंग दूंगा। प्लम्बम मतलब लेड पॉइजनिंग हुई है तो वहां पे हम चिलेटिंग एजेंट कहेंगे, वो जो मेटल हैवी मेटल है उसको क्या कर लेता है? होल्ड कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल BAL ब्रिटिश एंटी लिविसाइड, EDTA इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है चिलेटिंग एजेंट के। आगे तीसरा, अब ये हमारा पॉइंट कवर होता है। सबसे पहले मैंने वो देखा था मॉनिटर और मेंटेनेंस, फिर उसके बाद दूसरा रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड, देन रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब्ड, फिर देखा था चौथा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीडोट। एंटीडोट में भी मैंने क्या देखा? मॉडर्न के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखा। एंटीडोट का कौन कौन सा क्लासिफिकेशन? 3 तरीके का क्लासिफिकेशन था। सबसे पहले नंबर पे मैंने देखा था फिजिकल, दूसरा मैंने देखा था केमिकल, और तीसरा मैंने देखा था फार्माकोलॉजिकल। फिर केमिकल में भी इंपॉर्टेंट था हमारा एक सबसे ज्यादा यूनिवर्सल एंटीडोट, और अभी जो एक हमने देखा कि इथाइल अल्कोहल इज एक्ट और यूज्ड एज अ एंटीडोट, इज यूज्ड एज एंटीडोट फॉर मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 4 हमने पार्ट पढ़ लिए किसके? मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग के। 5वां पॉइंट हमारा आता है ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। हमें अब क्या करना है? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जैसे मैंने बोला, अगर पेशेंट कह रहा है बहुत ज्यादा पेन होना है तो मॉर्फिन दे देंगे, है ना, जैसे इटोरिकॉक्सिब दे देंगे। पेन किलर जो डिफरेंट टाइप के, जैसे आइबुप्रोफेन आप बहुत अच्छी से जानते हैं, ये सब क्या है? एनसेड्स है ना, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी वाले। ऑक्सीजन दे देंगे अगर उसे रेस्पिरेशन में दिक्कत हो रही है आर्टिफिशियल। एनेस्थीसिया दे देंगे। अभी मैंने बताया डायज़ेपाम इज यूज्ड फॉर कन्वल्जन। ये जो आप अभी पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट के 5 पॉइंट,
पॉइंट यही सब आपको आगे लिखने हैं, इसलिए मैं इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ। NaSCO3 इज यूज्ड टू एसिडोसिस। एसिडोसिस को मतलब अगर एसिड की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम बेस दे देते हैं। और रिस्टोरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो उसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब क्या था हमारा सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। इस तरीके से इन 5 पॉइंट के थ्रू हम ओवरऑल पॉइजनिंग की मैनेजमेंट करते हैं। जल्दी से बताइए समझ में आया या नहीं आया? जी बॉस। लिखाओगे पेपर में थोड़ा बहुत? जी बॉस। अच्छा एक चीज और प्लीज मुझे बताइए, मैं जैसे एक ही चीज को बार बार रिपीट करता हूँ तो ये ऐसे आप लोगों को कुछ याद है या ये चीज सही है या आगे बढ़ते जाया करूं? बताइए ये चीज मेरे को एक बार। जी बॉस। कराए ना ऐसे रिवीजन, आपको फायदा मिलता है इससे कुछ? जी बॉस। ठीक है, अब लास्ट आज की क्लास का फिर एक देखेंगे, योग के बारे में बात कर लेंगे। अब आयुर्वेद का हम एंटीडोट देखेंगे। जैसे कि पूछा जा सकता है, सिलेक्टेड ही लेके आया हूँ, ज्यादा नहीं है। जैसे मैं आपको याद करवाया हूँ लास्ट कुछ क्लास से, वत्सनाभ का एंटीडोट सबको याद होना चाहिए, टंकड़। पारद, मरकरी पॉइजनिंग, इसमें क्या हम यूज करते हैं एंटीडोट? कर्पूर। ठीक है, याद कर लीजिएगा, जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको मार्क करा दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा वत्सनाभ का पूछा जाता है वाइवा में भी। भल्ला तक का मेन अगर उसमें रेफरेंस में देखेंगे तो मेघनाद, अगध। अब आपके पास नॉर्मल कंडीशन में ये अगध तो होगा नहीं, है ना? अगध क्या है हम जानते हैं, तो इसके लिए मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, इसने नोट्स में नहीं मेंशन है, नारियल तेल। भल्ला तक का एंटीडोट सबसे मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला होता है नारियल तेल। ठीक है, तो आप मेंशन कर लेंगे, मैं दूंगा। सर्पदंश में क्या देते हैं? मेघनाद का स्वरस देते हैं। वृश्चिक विष में जयपाल देते हैं, और करवीर में हरितकी देते हैं। तो ये कुछ एंटीडोट है जिसमें से पारद का जरूर याद रख लीजिए, वत्सनाभ का जरूर याद करना है, भल्ला तक का याद करना है, और वृश्चिक का भी याद करना है। आगे आप पढ़ेंगे काय चिकित्सा, तो वृश्चिक दंशवत वेदना एक सिम्टम आता है, बहुत कार्डिनल फीचर है। चलिए बाद में बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम अपना अगत तंत्र यहीं पे रखते हैं। किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, बताइए जल्दी। कोई भी किसी को किसी भी तरीके की क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, बताओ जल्दी से, बोलो। अगर नहीं है तो मना कर दो यार। नो बॉस, नहीं है वो। ठीक है जी नहीं बॉस। ओके ठीक।